आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रोडेनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। लाइन ब्रोडेनिंग भी कहते हैं। तो इसका मीनिंग समझते हैं वर्ड। एक तो सबसे पहले कि स्पेक्ट्रल और स्पेक्ट्रम एक ही चीज है ना। स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रम जो हम प्रैक्टिकल्स करते हैं ना, प्रैक्टिकल में जो ऑब्जर्व करते हैं, इधर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, मर्क्यूरी लैंप की, सोडियम लाइट्स। तो उसमें हम क्या स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रम ही ऑब्जर्व करते हैं, इधर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से या फिर हम प्रिज्म वगैरह से। तो वो स्पेक्ट्रम ही स्टडी करते हैं। उसके स्पेक्ट्रम से हेल्प से उस पार्टिकुलर जो लाइट हमें दिखती है डिफरेंट कलर की, उसकी हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। उसमें हम रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप से कर रहे हैं, रिजॉल्विंग पावर, डिस्पर्सिव पावर, बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर उस स्पेक्ट्रम से कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो हम इसको इन शॉर्ट इन ब्रीफ क्या कह सकते हैं स्पेक्ट्रम का? इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या? लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, राइट। उसको हम स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, राइट। तो उस स्पेक्ट्रम में हम लोग देखेंगे कि इवन हम लोग कहते हैं ना ब्रोडेनिंग, एक चीज कहते हैं मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक इस टर्म से क्लियर होगा कि मोनोक्रोमैटिक की जगह यहाँ पर हम ब्रोडेनिंग की बात करेंगे, है ना। वो ब्रॉडेन होता है, वो जो स्पेक्ट्रम होता है वो रियल में मोनोक्रोमैटिक नहीं है, वो ब्रॉडेन है। और ब्रॉडेन होने के मतलब उसकी वेट है, कुछ ना कुछ उसकी वेट है ना। उसकी फ्रीक्वेंसी के कोई ना कोई स्पेक्ट्रम का रीजन है, ऐसा नहीं कि हम शार्प लाइन एक तरह से गेन करते हैं, राइट। तो उसमें कुछ ना कोई ब्रॉडेनिंग होगी, एंड दैट इज नोन एज ब्रॉडेनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रम में ब्रॉडेनिंग यानी कि इसको इस तरह से यहाँ पर डायग्राम इमेजिन किए हैं, यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं, आप इमेजिन भी कर सकते हैं इसको कि जनरली हम इधर एमिशन में इस तरह से शार्प स्पेक्ट्रम हमें दिखना चाहिए, लेकिन वो शार्प ना देख करके इस तरह से ब्रॉडन दिखता है। अब उसका रीजन क्या है, उसी चीज को हमें डिस्कस करना है। तो इन ब्रीफ आज लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बता दो कि ब्रोडेनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स के टाइप्स डिस्कस करेंगे और उसके फिर एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। यानी कि होमोजेनियस दो टाइप्स है ब्रोडेनिंग स्पेक्ट्रल के। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस ब्रोडेनिंग स्पेक्ट्रल लाइन एंड सेकंड वन इज इनहोमोजेनियस ब्रोडेनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ब्रोडेनिंग ऑफ होमोजेनियस में दो उसके एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, नेचुरल एंड कोलिजन। और इनहोमोजेनियस में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉपलर ब्रोडेनिंग, राइट। सो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँ कि एक्चुअल में क्या है मैथमेटिकली। जैसे कि हम जानते हैं when an excited atom jumps from higher energy state E2 to lower energy state E1, then the frequency of emitted photon is। हमने पढ़ रखे हैं इवन क्वांटम फिजिक्स में और यहाँ पर भी कि कोई भी एनर्जी स्टेट्स यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं, ये E1 है, ये E2 है। तो यहाँ पर अगर कोई एटॉमिक सिस्टम है तो इस एटॉमिक सिस्टम से यहाँ पर अगर ग्राउंड स्टेट में आता है, एक सेकंड स्टेट है ग्राउंड स्टेट, तो इस केस में वो फोटोन इमिट करेगा। यानी कि ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, इन दैट केस देयर विल बी emission ऑफ फोटोन एंड दैट फोटोन हैविंग एनर्जी इज इक्वल टू h nu, राइट। तो E की जगह एनर्जी की जगह हम क्या कहेंगे कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस E2 माइनस E1, राइट। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h nu। अब यहाँ पर न्यू नॉट यूज कर लिए हैं क्योंकि हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सिंगल होनी चाहिए। वो जो लाइट इमिट हो रही है, जो फोटोन इमिट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल होनी चाहिए, बट ऐसा रियल में है नहीं, उसमें ब्रॉडेनिंग है, राइट। उसकी कोई ना कोई विड्थ है, ऐसा नहीं कि वो शार्प है, उसके में कोई ना कोई विड्थ, ये विड्थ यहाँ पर ऑब्जर्व हो रही है। उसी के बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। So it is assumed that the frequency is same in case of absorption of photon, right? So above equation represent a single frequency only when the discrete energy E1 and E2 are finitely narrow or sharp, है ना। ये तब हो सकता है जब ये बहुत ही फाइनाइट हो, यानी बहुत ही नैरो स्टेट, राइट। तभी हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है
म्यू नॉट ये सिंगल फ्रीक्वेंसी हो सकती है, अदरवाइज नहीं। So, but in reality, this is not sharp, but it is spread over a range of energy delta E2 and delta E1, which is supported by experimental fact that the light emitted by atoms is not strictly monochromatic. मैं 10 बार बता चुका हूँ आप लोग को कि किसी भी ट्रांजिशन में जो लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है। अब यहाँ पर उसका रीजन आपको पता लग रहा होगा कि बेसिकली जिसको हम कह रहे हैं ना कि वो फाइनाइटली नैरो है एनर्जी स्टेट, तभी वो जो इमिशन स्पेक्ट्रम है तभी वो शार्प हो सकता है। बट ऐसा तो होता नहीं है एक्सपेरिमेंटली क्या होता है कि जो एनर्जी स्टेट्स है वो कुछ ना कुछ रीजन में स्प्रेड होता है, जिसको हम कहते हैं डेल्टा ई। उनका कोई ना कोई एक रीजन है, डिस्क्रीट हम कह सकते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स जो हमने कहते हैं डीजेनरेसी की जो बात की जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में, वो सब बातें यहाँ पर हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट सर। So that width of that energy level जिसको हमने बात की कि उसमें ट्रांजिशंस होगी, तो इसको हमने क्या दिया कि एक्साइटेड स्टेट्स है और ये लोअर एनर्जी स्टेट्स को, तो उसकी width को यहाँ पर width of energy level E2 that is represented by delta 2 that is given by delta E2 upon h cut, right। उसी तरह से width of energy level E1 that is width from delta 1 से रिप्रेजेंट कर रखे हैं, right, and delta 1 is equal to delta 1 is equal to delta E1 upon h cut, right, and the sum of these two widths that is equivalent to that is a spreading of that frequency wave, that is delta nu is equal to delta nu is equal to delta 1 plus delta 2, right। so इस तरह से हम इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो जो ट्रांजिशंस होंगे एटॉमिक सिस्टम में, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे बातें हो रही हैं, राइट। तो उसकी जो स्पेक्ट्रम होगा, स्पेक्ट्रम को कुछ इस तरह से हम ऑब्जर्व करें। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है, उसके इनिशियल स्टेज में और हायर स्टेज में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, यानी कि ये हायर फ्रीक्वेंसी पे है और ये लोअर फ्रीक्वेंसी पे है, ये सेंट्रल, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो ये हम एक्सपेक्टेशन हमारी रहती है कि यहाँ पर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर इंटेंसिटी यानी कि स्पेक्ट्रम हमें ऑब्जर्व होना चाहिए, बट रियल में एक्सपेरिमेंट्स में जब हम परफॉर्म करते हैं तो कुछ इस तरह का उसका नेचर आता है स्पेक्ट्रम का, यानी कि ब्रॉड होता है ना, उसकी ना कोई विड्थ होती है, पार्टिकुलर विड्थ होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो विदाउट विड्थ है, उसका स्प्रेडिंग होती है, right, and that spreading of that particular spectrum is known as broadening, right। तो इससे हम टाइप्स वगैरह पे भी अभी फोकस करते हैं क्योंकि इसमें मैटर बहुत ज्यादा है और उसको डिस्कस करना है पर्टिकुलर टाइम में हमें, right। so what we can say that therefore the light emitted by the atoms will have a frequency spread, right। किसी भी एटॉमिक सिस्टम को लाइट अगर हमें मिल रही है, यानी कि एमिशन हो रही है, फोटोन का एमिशन हो रहा है, then there is a frequency spread to delta nu is equal to delta 1 plus delta 2 हमने जो रिप्रेजेंट किया, that is called broadening of spectral line, delta nu is equal to this। so the most intense part of light will appear at the central frequency mu naught, right। जो इंटेंसिटी आप ग्राफ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है ये सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है, इस पे इंटेंसिटी आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम है, उससे पहले इसकी इंटेंसिटी कम है, उसके बाद इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है, राइट, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। तो मेन यहाँ पर हमें ये इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन नहीं है, ये ब्रॉडनिंग के बारे में बॉदर करना है। तो यहाँ पर सेंट्रल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट पे इंटेंसिटी मैटर। So this phenomena of line broadening that is classified in two ways. That first one is homogeneous broadening and second one is inhomogeneous broadening. इसके दो टाइप्स हम कह सकते हैं। इस पे जो स्पेक्ट्रम की ब्रोडेनिंग हो रही है, कितना उसकी स्प्रेडिंग हो रही है, उसको दो कैटेगरी में कह सकते हैं, होमोजेनियस और इनहोमोजेनियस। तो इसको इस टर्म को इसे
जो होमोजीनियस और इनहोमोजीनियस टर्म लिखा है ब्रोडेनिंग, तो आपको पता लग गया कि ये स्पेक्ट्रम में उसकी स्प्रेडिंग होगी, विड्थ होगी। तो इसका सिग्निफिकेंस है कि एक तरह का प्रॉपर वे में होमोजीनियस, इसमें जो फिजिकल फिनोमेना होगा प्रॉपर वे में होगा होमोजीनियस में। इनहोमोजीनियस में जो एटॉमिक सिस्टम का जो हम बात करेंगे वो कुछ डिफरेंट टाइप्स का उसका नेचर होगा, रैंडम टाइप का नेचर। तो पार्टिकुलर यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम इसके दोनों टाइप्स के बारे में और फिर इसके एग्जांपल्स को तीनों को अलग से डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन बना के रखिए, राइट। कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो फिर समझ में नहीं आने हैं चीजें, फिर तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। अगर आप कंसंट्रेट को करके प्रीवियस कॉन्सेप्ट को माइंड में रिकॉल करते रहेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। So homogeneous broadening में क्या कह सकते हैं हम लोग, when all atoms of the system or ensemble, देखिए आपने स्टैटिक्स में पढ़ रखा है कि ensemble क्या होता है ना, यहाँ पर और को लिख दिया है बट there is a minor difference। सिस्टम क्या होता है पहले ये कह सकते हैं, सिस्टम इट इज अगर मोर देन और टू पार्टिकल्स कहीं एग्जिस्ट करते हैं या फिर किसी भी चीज में मोर देन टू अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट है या फिर पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, या फिर आप कह सकते हैं कि मान लीजिए क्लासरूम में दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, तीन स्टूडेंट्स बैठे, तो हम उसको सिस्टम कह सकते हैं, राइट। और वैसे सेम को अगर रिपीट कर दें तो उसको हम ensemble कह सकते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट इज कॉल्ड ensemble एंड दैट इंटरैक्ट इन सेम मैनर। अगर वो सेम मैनर में इंटरैक्ट करते हैं विद रेडिएशन, इंट्रैक्शन का मीनिंग मालूम है ना आप लोग को, फिजिक्स में इसका सिग्निफिकेंस है कि वो किस तरह से फोर्स एक दूसरे पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, right? That is the interaction of atomic system with radiation. So each atom undergo the same transition with same type of line shape and same weight. Then the line broadening mechanism that is known as homogeneous, right? इसमें दो टाइप्स है। सिंपल सा इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी सिस्टम और इंसेंबल में, यहाँ पर हम उसको सिस्टम में सेम पार्टिकल्स की बात कर सकते हैं, सेम एटॉमिक सिस्टम की बात कर सकते हैं, उसी को रिपीट कर देंगे तो हम इंसेंबल में हो जाएगा। ये सिस्टम या इंसेंबल अगर रेडिएशन से इंटरेक्ट कर रहा है, अगर वो सेम मैनर में इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि सेम मैनर में इंटरेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि उसकी जो ट्रांजिशन होगी वो सेम होगी, यानी कि जो उसके लाइन शेप फंक्शन होंगे, मैथमेटिकल टर्म है, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस कर रखे हैं, लाइन शेप फंक्शन, वो फिर उसका सेम होगा, राइट। यानी कि उसकी जो विड्थ होगी स्पेक्ट्रम की, दैट विल बी आल्सो सेम, राइट। Then the line broadening, that type of interaction, that type of broadening of a spectrum, that is known as homogeneous broadening. तो उसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, उसके एग्जांपल्स नेचुरल लाइन ब्रोडेनिंग एंड कोलिजन ब्रोडेनिंग, राइट। अब इसको हम अभी इसको समझ इनहोमोजेनियस ब्रोडेनिंग को समझने के बाद इसको डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स, राइट। जस्ट यहाँ पर अगर वो डिफरेंट मैनर में अगर इंटरेक्ट करने लगे रेडिएशन से तो उसको इनहोमोजेनियस कह सकते हैं। सो व्हेन डिफरेंट एटम्स, यानी कि सिस्टम में अब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो गए, राइट। वहां पर सेम टाइप के एटॉमिक सिस्टम थे, एटम्स के सिस्टम में या फिर इंसेंबल में कह सकते हैं, राइट। एंड दैट इंटरैक्ट इन अ डिफरेंट मैनर, पहले सेम मैनर में था, यहाँ पर डिफरेंट मैनर में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनहोमोजेनियस, राइट। Different manner with the radiation, that is the same sample have slightly different frequencies for the same transition, then the overall response of the sample broadens out. Then the line broadening mechanism, that is known as inhomogeneous broadening. यानी कि जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट एटॉमिक सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा है डिफरेंट मैनर में, डिफरेंट तरीके से, राइट। तो उस टाइम पे जो ट्रांजिशन होगी, जो हमें स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा, वो कैसा ऑब्जर्व होगा, इनहोमोजेनियस। स्पेक्ट्रम तो ऑब्जर्व होगा, वो ब्रॉडन भी होगा, ये भी हमें मालूम हो गया। उसमें जो उसका नेचर होगा, दैट विल बी इनहोमोजेनियस। इसका क्या एग्जांपल हम कह सकते हैं, डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर का आपको इफेक्ट मालूम है, डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ रखे हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पर हम डॉपलर इफेक्ट को
एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। सो बहुत ही फास्ट में अब फर्स्ट एग्जांपल हम नेचुरल लाइन प्रोग्रामिंग को डिस्कस करते हैं। अगर ये समझ में आता है तो फिर आपको और अच्छे से आई होप कि समझ में आ सकता है कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग हो रही है स्पेक्ट्रम में, राइट। सो देखिए यहाँ पर बहुत बेसिक चीजें बताई गई है जो कई बार आप लोग सुन रखे हैं, पढ़ रखे हैं। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी लेवल्स आर नॉट शार्प बट हैव अ स्प्रेड। अभी हम लोगों ने बात करके थे और कई दिन से मैं बोलते आ रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग ये कहते हैं ना कि मोनोक्रोमैटिक दैट इज नॉट बेसिकली मोनोक्रोमैटिक, दैट इज you can say there is a spreading, there is a that is not that particular light that is not concerned with a single frequency or wavelength, right? So अगर हमने कह दिया कि डेल्टा ई इज द एनर्जी स्प्रेड और विड्थ ऑफ एनर्जी लेवल्स, जो फर्स्ट डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उसको हम एनर्जी स्प्रेड कह सकते हैं कि जो एक्साइटेड स्टेट है वो पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट्स में स्प्रेड है ना, एनर्जी लेवल में स्प्रेड है, तो उसकी विड्थ डेल्टा ई हमने कह दिया, राइट। एंड मीन लाइफ टाइम ऑफ द एटम इन दैट एनर्जी स्प्रेड और दैट एनर्जी लेवल्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी, राइट। सो अब यहाँ पर हम लोग जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रखे हैं उस क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, what we can say that there is an uncertainty in energy and time, and that is the order of H, right? ये हम लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में डेरिवेशन अराउंड 6 फिजिकल क्वांटिटी के बीच में पढ़े थे, मोमेंटम एंड पोजीशन, एनर्जी एंड टाइम एंड एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल। तो यहाँ पर सेकंड रिलेशंस को हम यूज करके पता कर सकते हैं कि अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि एनर्जी जो है बहुत ही शार्प है ना, उसमें हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नेग्लेजिबल, जीरो ही कह देते हैं कि उसमें स्प्रेडिंग ना, स्प्रेडिंग तो है ही नहीं। फिर देखते हैं कि क्या होता है। इफ फॉर द टाइम बीइंग वी assume that energy levels are sharp, that is delta E is equal to 0, there is no difference, then what will happen according to Heisenberg uncertainty principle? आप देखिए यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0 into delta T is equal to h cut, right? And h cut क्या है, ये h cut is equal to h upon 2 pi, right? ये बहुत ही स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी है प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में, right? तो यहाँ से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, यानी h cut upon 0 and that is equivalent to infinite। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मैथ मेरे को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत अच्छे से फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं मैथमेटिक्स से। हर मैथमेटिक्स में, हर फिजिक्स में मैथमेटिक्स दूंगा, है ना, फिजिक्स दूंगा, तो फिर हमें चीजें क्लियर होंगी। अब आपको यहाँ पर तो लग रहा है कि मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। हम लोग क्या कह रखे थे डेल्टा टी को? मीन लाइफ ऑफ टाइम ऑफ द एटम इन द एनर्जी लेवल डेल्टा टी, यानी कि जिस एनर्जी स्टेट में एटम्स स्टे करते हैं उनका मीन लाइफ टाइम कितना है जी? इनफाइनाइट है। इज इट पॉसिबल? नो, it can never possible that atoms can stay infinite time in the energy state, in higher energy state, ये possible नहीं है, right? तो यहाँ से कह सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से, इस मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से कह सकते हैं कि कोई भी एनर्जी स्टेट्स शार्प नहीं होता है, राइट? तो शार्प नहीं होगा यानी कि वो ब्रॉडन है, तो स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम जो हम उस एटॉमिक सिस्टम से ऑब्जर्व करेंगे दैट विल also be not sharp but there is a broaden, यानी कि उसमें कोई ना कोई उस स्पेक्ट्रम में विड्थ होगी, राइट? तो उसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, राइट? सो एट delta T is equal to infinity means that the atom can stay infinite length of time, which is impossible. So the uncertainty principle requires that, क्या रिक्वायर करता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि that delta E that should not equal to 0, ये डेल्टा ई की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमने डिफरेंस जो एनर्जी लेवल्स पे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स कह रहते हैं उसका डिफरेंस 0 नहीं होना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस, देयर शुड बी फाइनाइट वैल्यूज, राइट? यहाँ पर 0 हम नहीं कह सकते। सो दैट इज एनर्जी लेवल्स आर नॉट शार्प बट इन ईच एनर्जी लेवल हैज अ स्प्रेड व्हिच इज कॉल्ड नेचुरल ब्रॉडेनिंग। इस टाइप के हम फिनोमेना को नेचुरल ब्रॉडेनिंग कहते हैं, राइट?
So the frequency spread of any state that can be calculated easily. यहाँ पर ये टर्म देखिए डेल्टा न्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैथमेटिक्स में ज्यादा नहीं आपको किया, सो दैट ये थ्योरेटिकल पोर्शन इतना ही ज्यादा है ऑलरेडी, राइट। सो डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई डेल्टा टी, ये फर्स्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिए, राइट। वहां पर E इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, राइट। तो डेल्टा E इज इक्वल टू एच डेल्टा नहीं हो जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फर्स्ट इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल गिव यू फ्रीक्वेंसी स्प्रेड ऑफ एनी स्टेट। तो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड का मीनिंग क्या है कि किस तरह से, जो फर्स्ट डायग्राम को ध्यान रखें, किस तरह से उसका फ्रीक्वेंसी वैरी हो रहा है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, राइट। तो या फिर हम इस इक्वेशन में तो डेल्टा नी इज इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा ई अपॉन 2 पाई इनटू एच तक। तो डेल्टा टी की वैल्यू फर्स्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड का फॉर्मुलेशन आया इस तरह से आता। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस इक्वेशन का? सो दिस इक्वेशन दैट इज represent that larger the mean life of an atom, कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर एक तो इससे भी बात हो रही है ये सेकेंड इक्वेशन से कि डेल्टा टी दैट इज द मीन लाइफ टाइम ऑफ द एटम द एनर्जी स्टेट्स, राइट। सो larger the mean lifetime of an atom, the smaller will be the width of the state। जो उस width की या स्पेक्ट्रम की जो width होगी तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी स्प्रेड वो स्मॉल होगी। सिंपल सा बात है कि इनवर्स रिलेशन है यहाँ पर, तो ये ज्यादा होगा ये कम हो जाएगा, राइट। So therefore we can say that ground state and metastable states are more sharp than other states। अब यहाँ पर इसलिए बात हम इसको समझ सकते हैं क्योंकि ग्राउंड स्टेट्स और मेटास्टेबल स्टेट्स की लाइफ टाइम के बारे में हमें मालूम है कि नॉर्मल स्टेट में मोस्टली एटम्स कहाँ पर स्टे करते हैं, ग्राउंड स्टेट्स में। इवन मेटास्टेबल स्टेट की हम बात कर चुके हैं, जस्ट बिलो द एक्साइटेड स्टेट दैट हैज लाइफ टाइम ग्रेटर देन द अदर एक्साइटेड स्टेट्स, राइट। तो इसकी लाइफ टाइम ज्यादा होगी तो उसकी जो शार्पनेस होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, अदर एक्साइटेड स्टेट्स, राइट। सो ये सारे रीजन इसमें आप बता सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। मैं ये कंप्लीट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट दोनों टॉपिक, क्योंकि टाइम बाउंडेशन यहाँ पर हो गया, लेक्चर ओवर हो जाएगा। बस आइए अब जूम पे क्लास लगाने का यही है, जब तक इसको हम परचेज ना करें तब तक टाइम बाउंडेशन है, बट ठीक है हमारे पास लेक्चर का भी लिमिट है कि आप लोग भी इतने देर के लिए फ्री हैं, राइट। सो collision broadening, that is also known as phasor broadening, right? So collision broadening of a spectral line, that is due to sudden change of atomic radiation by collision of atoms with other atoms, ions or walls of the container। Suppose किसी कंटेनर में गैसियस एटम्स है ना, तो वो रैंडम मोशन कर रहे हैं तो उनके बीच में कोलिजन होगी, और जब उसके पे हम अगर कोई लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो उस टाइप के जो स्पेक्ट्रम जो हम ऑब्जर्व करेंगे तो दैट इज ड्यू टू कोलिजन ब्रोडेनिंग। जो स्पेक्ट्रम में जो ब्रोडेनिंग होगी दैट इज ड्यू टू कोलिजन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। Walls of container of gas at high temperature. So during the emission of photon, if such collision of short duration takes place, there is a change in phase phi of the radiated wave train। उसके फेजेस में चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारे सेम फेज में हो क्योंकि वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, राइट। तो जो भी इमिशन होगा उसके फेजेस में चेंजेस होगा। यहाँ पर जस्ट रिप्रेजेंट किया गया है कि जिस रीजन में वो सेम फेज में प्रोपेगेट कर रहा है, वेव ट्रेन कह सकते हैं, राइट। प्रीवियस सेमेस्टर में आपने पढ़ रखे हैं कोहेरेंस टाइम, कोहेरेंस लेंथ, राइट। कि जिस टाइम में जो वेव ट्रेन है कोहेरेंट रहता है उसको कोहेरेंट लेंथ कहते हैं, और जिस टाइम के लिए कोहेरेंट टाइम कहते हैं। लेंथ रिलेटेड है कि यहाँ पर हम LC कह सकते हैं, कोहेरेंस लेंथ। इस लेंथ में ये कोहेरेंट है, सेम फेज में है, और उस टाइम को हम कोहेरेंस टाइम कहते हैं, right। So therefore each collision leads to the random phase changes। जितने collision होंगे उसमें जो ट्रांजिशंस होंगी, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा अलग अलग, उसमें इमिशन होगा रेडिएशन का। So it is clear that the wave is not monochromatic but has broadened, right।
ये मोनोक्रोमेटिक ना के ब्रॉडन होता है कोलिजन की वजह से, राइट। तो क्योंकि हम लोगों को लेजर डिस्कस करना है, तो लेजर में कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लेजर्स उसमें पढ़ेंगे, गैसियस लेजर, सॉलिड स्टेट लेजर, राइट। तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करना है। डॉप्लर ब्रोडेनिंग, यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि इनहोमोजेनियस का मीनिंग क्या है, और डॉपलर इफेक्ट मालूम है, यहाँ पर आप एक बार पढ़ सकते हैं, आपको मालूम है पहले से भी, राइट। सो द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव व्हेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ वेव एंड द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। अगर हम किसी सोर्स की तरफ, या तो हम जा रहे हैं या कोई सोर्स हमारी तरफ आ रहा है, तो उसके सामने उसकी लाइट के इंटेंसिटी में हम चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं उसके रिलेटिव मोशन की वजह से। इस इफेक्ट को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर साहब ने इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किए थे, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करके डॉपलर ब्रोडेनिंग को एक्सप्लेन किया गया है। So this Doppler broadening in the spectral line is due to the change in frequency or frequency shift of the atoms of gas moving away or towards the source of radiation, right? Either radiation source की तरफ atomic system मूव कर रहा है या फिर वहां से दूर जा रहा है, उस पे ये broadening डिपेंड करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि atom in gas move randomly and these atoms interact with radiation, the apparent frequency of the radiation is different from that seen from a stationary atom. हम अगर सॉलिड स्टेट्स की बात करें, सॉलिड एटम्स सिस्टम में बात करेंगे, तो उसमें कुछ और ही फिनोमिना होगा। एटॉमिक सिस्टम फिक्स है, वो पार्टिकुलर उनका स्ट्रक्चर है, बट गैसियस सिस्टम में वो मूव करते हैं एटॉमिक सिस्टम। तो किस तरह से इंट्रैक्शन कर रहा है रेडिएशन से, उस पर डिपेंड करता है उसके स्पेक्ट्रम। तो रैंडम मोशन के वजह से, जो इंट्रैक्शन के वजह से लाइट से और एटॉमिक सिस्टम में इंट्रैक्शन हो रहा है, उससे जो स्पेक्ट्रम हमें जो गेन होती है, जो उसमें ब्रॉडेन होती है spectrum, that type of broadening is known as Doppler broadening. So this is all about Doppler broadening of spectral lines, natural collision, and you can say broadening of spectral lines, right? इस एक बार आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आता उसके बाद भी आप पूछ सकते हैं कभी भी, गूगल क्लासरूम में या फिर व्हाट्सएप, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।